नमस्कार प्यारे साथियों। तो आपके अपने YouTube चैनल HR क्लासेस बाय ब्रजेश राजपूत 11 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पॉलिटिकल साइंस के 200 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम्स में बिल्कुल पूछे जाते हैं। इसमें जो है सभी अनुसूचियों में क्या दिया है, संविधान का गठन कब हुआ था, संविधान में जो है प्रमुख समितियों के अध्यक्ष कौन थे, ये सभी जो प्रश्न है और अनुच्छेद के बारे में जो है आज हम सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। ये जो है आपके लिए वन लाइनर के क्वेश्चन हैं और बच्चों ये जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हमारा पहला प्रश्न है कि राजनीतिक व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। तो बच्चों राजनीतिक व्यवस्था का जनक जो है अरस्तू को कहा जाता है। अगला है भारत में संघीय व्यवस्था को किस देश ने अपनाया है, किस देश से अपनाया है। तो बच्चों भारत ने जो है संघीय व्यवस्था को कनाडा से अपनाया है। अगला है भारत को संविधान में क्या कहा गया है। तो बच्चों भारत को संविधान में जो है राज्यों का संघ कहा गया है। ये जो है बच्चों ये जो है अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भारत को जो है संविधान में राज्यों का संघ कहा गया है। अगला है भारतीय संविधान अंगीकृत आत्मापित कब किया गया। तो बच्चों इस अंगीकृत यानी कि भारत का संविधान जो है कब बनकर तैयार हुआ। तो बच्चों भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। ये जो है संविधान को बनने में जो है बच्चों भारतीय संविधान को बनने में जो है 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। अगला है कि संविधान सभा का निर्माण किस योजना के आधार पर किया गया था। तो बच्चों कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जो है संविधान सभा का निर्माण किया गया था। अगला है संवैधानिक सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। बच्चों संवैधानिक सलाह का सलाहकार जो है डॉक्टर BN राव को जो है नियुक्त किया गया था, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। अगला है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो बच्चों संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो बच्चों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है वो संविधान सभा का जो है अस्थाई सदस्य बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। और इनके एक दिन बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है इसका संविधान सभा का जो है स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। अगला है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। तो बच्चों संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। अगला है कि प्रमुख समितियों के अध्यक्ष कौन कौन हैं। तो बच्चों कुछ प्रमुख समितियां थीं, उनके अध्यक्ष हैं। पहला है प्रारूप समिति के अध्यक्ष। बच्चों तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है भीमराव अम्बेडकर थे। दूसरा है कि झंडा समिति के अध्यक्ष। तो बच्चों झंडा समिति के अध्यक्ष जो है आचार्य JB कृपलानी थे। अगला है कि नियम एवं संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो बच्चों नियम एवं संचालन समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो बच्चों वो जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो बच्चों एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो बच्चों वो जो है भीमराव अम्बेडकर थे। और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो वो आचार्य JB कृपलानी थे। और नियम एवं संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो बच्चों वो जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो बच्चों वो जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हमारा अगला प्रश्न है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो बच्चों वो जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। अगला है कि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया। तो बच्चों ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। अगला है संविधान में प्रारंभ में मूल रूप से कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां थी। तो बच्चों संविधान में जो है प्रारंभ में जो है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में जो है अनुच्छेदों को जो है 450 कर दिया गया है और अनुसूचियों को जो है 12 कर दिया गया है। तो बच्चों ये जो है आपको अच्छे से याद रखना है कि अनुच्छेद जो है पहले जो प्रारंभ में जो थे वो यानी कितने थे 395 थे और अनुसूचियां कितनी थी तो वो 8 थी। तो बच्चों लेकिन ये जो है अब वर्तमान में जो है 450 यानी कि जो है अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन बच्चों अनुच्छेदों में जो है
अनुच्छेदों में क्या हुआ है कि ये जो है ए करके ये कैसे जोड़े गए हैं कि 51A 51B ऐसे कर करके ये जो है जोड़े गए हैं। अगला है भारतीय संविधान का सर्वाधिक प्रभाव किस अधिनियम का माना जाता है। तो बच्चों भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किस अधिनियम का माना जाता है। तो बच्चों जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 का माना जाता है। तो बच्चों भारत का संविधान जो है आपका जो है 60% जो है इसी अधिनियम के द्वारा बनाया गया है। अगला है कि भारत में संसदीय प्रणाली का स्वरूप किस देश से लिया गया है। तो बच्चों भारत में संसदीय प्रणाली का स्वरूप जो है इंग्लैंड से लिया गया है। अगला है संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है। तो बच्चों संविधान में जो है उपराष्ट्रपति का पद जो है संविधान यानी कहाँ के संविधान से लिया गया है। तो बच्चों वो जो है अमेरिका से लिया गया है। तो बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि ये उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का जो है पदेन सभापति भी होता है, यानी कि पदेन अध्यक्ष भी सभापति भी होता है। अगला है कि किस देश के संविधान से समानता स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। तो बच्चों ये जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो बच्चों समानता स्वतंत्रता एवं बंधुत्वता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। तो ये जो है फ्रांस से लिया गया है। अगला है समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है। तो बच्चों समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो बच्चों इसे एक बार और रिपीट कर लीजिए कि समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है। तो बच्चों ये जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो बच्चों संविधान में जो है संशोधन की प्रक्रिया को जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है या ग्रहण किया गया है। तो बच्चों मैं जो है आपको संविधान के अनुच्छेदों के बारे में एक वीडियो जो है आपकी फुल डिटेल में बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें जो है आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो कि अनुच्छेदों के बारे में जो भी डाउट्स होंगे वो आपके सभी के सभी क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों आप जो है उस वीडियो को एक बार जाकर देख लीजिए। मैंने जो है पॉलिटिकल साइंस की चैप्टर वाइज यानी कि संविधान सभा का गठन, संविधान के स्रोत और अनुच्छेद के बारे में ये जो है आपके लिए 3 वीडियो फुल डिटेल में डाल चुका हूँ। तो बच्चों आप उन वीडियो को जाकर देख लीजिए। ये जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनकी जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन प्लेलिस्ट की जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो बच्चों संविधान में जो है आपातकालीन उपबंध जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो बच्चों वो जो है जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। अगला है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। तो बच्चों संविधान की आत्मा जो है संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को कहा गया है। तो बच्चों आपसे पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो बच्चों वो जो है संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। अगला है कि संविधान की प्रस्तावना को मूल ढांचा किसने माना है। तो बच्चों संविधान की प्रस्तावना को जो है मूल ढांचा जो है सर्वोच्च न्यायालय ने माना है, यानी कि किसने माना है बच्चों, वो जो है सुप्रीम कोर्ट ने माना है। अगला है कि सब प्रस्तावना में समाजवाद एवं पंथ निरपेक्ष शब्द कब सम्मिलित किए गए। तो बच्चों प्रस्तावना में जो है समाजवाद एवं पंथ निरपेक्ष शब्द जो है कब सम्मिलित किए गए। तो बच्चों जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1973 ईस्वी में किए गए थे। अगला है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान किसमें निहित है। तो बच्चों ये जो है भारतीय संविधान के किसमें निहित है। तो बच्चों ये जो है भारत की जनता में निहित है। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान किसमें निहित है, तो बच्चों ये जो है किसमें निहित है, भारत की जनता में। अगला है कि संविधान भारत की जनता में निहित है, संविधान में समाहित कौन से शब्द यह प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों ये जो है हम भारत के लोग हैं, ये शब्द जो है प्रदर्शित करते हैं कि संविधान जो है भारत की जनता में निहित है। अगला है
कि संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो बच्चों संविधान में जो है कई बार संशोधन किया जा चुका है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार जो है संशोधन किया जा चुका है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक बार किया जा चुका है। अगला है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो बच्चों वर्तमान में जो है भारत में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन प्रारंभ में जो है भारत में सिर्फ और सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। अगला है संविधान में भूमि सुधार अधिनियम किस अनुसूची में रखे गए हैं। तो बच्चों वो जो है बाद में जोड़ी गई 9वीं अनुसूची में जो है भूमि सुधार अधिनियम रखे गए हैं। अगला है कि संविधान में दल बदल संबंधी अधिनियम किस सूची में रखे गए हैं। तो बच्चों ये जो है 10वीं अनुसूची में रखे गए हैं। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि दल बदल अधिनियम किस सूची में रखे गए हैं, तो बच्चों ये जो है 10वीं अनुसूची में रखे गए हैं। अगला है कि 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो बच्चों 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है। अगला है कि संविधान में 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो बच्चों संविधान में जो है 12वीं अनुसूची जो है नगर निकाय से संबंधित है। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है। तो बच्चों संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो है 22 भाषाओं को जो है क्या दिया गया है, स्थान दिया गया है। अगला है कि संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विधि निर्माण के लिए विषयों की सूची कौन सी अनुसूची में है। तो बच्चों ये जो है 7वीं अनुसूची में जो है विषयों की सूची का निर्माण है। अगला है 7वीं अनुसूची में विषयों संबंधी कितनी अनुसूची हैं। तो बच्चों 7वीं अनुसूची में जो है विषयों के संबंधी जो है 3 सूची हैं, यानी कि 3 अनुसूची हैं, जिनमें है एक है संघ सूची जिसमें 99 विषय हैं, एक है राज्य सूची जिसमें है 61 विषय हैं, एक है समवर्ती सूची उसमें जो है 52 विषय दिए गए हैं। बच्चों एक बार और रिपीट करते हैं कि 7वीं अनुसूची में विषयों संबंधी कितनी सूची हैं। तो बच्चों 7वीं अनुसूची में जो है विषयों संबंधी कितनी सूची है। तो वो बच्चों वो जो है 3 सूची है, जिनमें है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो बच्चों समवर्ती सूची में जो है 99 विषय हैं और राज्य सूची में जो है 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में जो है 52 विषय हैं। अगला है कि समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए कानून में विरोधाभास पाए जाने पर कौन सा वैध होगा। तो बच्चों दोबारा देखिए कि समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए कानून में विरोधाभास पाए जाने पर कौन सा वैध होगा। तो बच्चों वो जो है केंद्र द्वारा निर्मित कानून मान्य होगा, वैध यानी कि मान्य होगा। अगला है शिक्षा का विषय किस सूची से संबंधित है। तो बच्चों शिक्षा का विषय जो है समवर्ती सूची से संबंधित है। बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कि शिक्षा का विषय किस सूची के अंतर्गत है, तो बच्चों वो जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत है। अगला है कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून निर्माण कब कर सकती है। तो बच्चों राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद कानून निर्माण कब कर सकती है। तो बच्चों वो जो है जब कर सकती है जब राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, तो जो कि अनुच्छेद 249 में दिया गया है। अगला है इन 3 सूचियों के अतिरिक्त अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित होंगी। तो बच्चों ये जो 3 सूचियां हैं इनके अतिरिक्त जो है अवशिष्ट शक्तियां जो है किस में निहित होंगी। तो बच्चों वो जो है केंद्र सरकार में जो है निहित होंगी। अगला है कि मतदान के वयस्कता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई। तो बच्चों ये जो है संविधान के 61वें संशोधन के द्वारा 1989 ईस्वी में की गई थी। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि मतदाता के लिए वयस्कता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई, तो बच्चों ये जो है 1989 में की गई थी, जो कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। अगला है कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का
मूल अधिकारों से संबंधित उपबंध हैं। तो बच्चों संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों से संबंधित उपबंध हैं? तो बच्चों को जो है भाग 3 से हैं। अगला है संविधान के प्रारंभ में कितने मूल अधिकार थे? तो बच्चों संविधान के प्रारंभ में जो है 7 मूल अधिकार थे, लेकिन बाद में जो है उसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। अब जो है वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं बच्चों? तो वो जो है 6 हैं। बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो जो है मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों में जो है कंफ्यूज होते हैं कि मूल अधिकार और मूल कर्तव्य क्या क्या होते हैं। तो बच्चों हमारे जो मूल कर्तव्य हैं वो 11 हैं और मूल अधिकार जो हैं वो कितने हैं? 7 हैं। तो बच्चों ये जो है आपको याद रखना है। बच्चों मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य है, इसकी जो है मैं आपके लिए वीडियो उसी में बता चुका हूँ। बच्चों आप जो है उसमें जाकर सभी को देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, जो कि आपके लिए मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दूँगा। अगला है कि किस मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया था? तो बच्चों ये जो है मैंने अभी आपको बताया कि संपत्ति के अधिकार को जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। अगला है कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या है? तो बच्चों वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को जो है कानूनी अधिकार माना गया है। अगला है कि भारत का मैग्ना कार्ट की संख्या किसे दी गई है? तो बच्चों ये जो है मूल अधिकार को दी गई है। अगला है कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो बच्चों कानून के समक्ष समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 में वर्णित है। अगला है प्रेस की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? तो बच्चों ये जो है अनुच्छेद 91 में 90 में स्थित है या 19 में स्थित है, यानी कि 19 में, जो कि 1 है। अगला है कि अनुच्छेद 21 में नागरिकों का कौन सा अधिकार वर्णित है? तो बच्चों अनुच्छेद 21 में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा अधिकार वर्णित है, तो बच्चों वो जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। अगला है कि अपने अधिकारों की पालना सुनिश्चित, यानी अपने अधिकारों का पालन, बच्चों ये जो है सॉरी बच्चों गलती से लिख गया है, ये जो है पालना नहीं है, ये आपको करना है ओनली सिर्फ और सिर्फ पालन सुनिश्चित करने अथवा अधिकारों की रक्षा के लिए जो है किसकी शरण ले सकता है? तो बच्चों वो जो है न्यायालय की शरण ले सकता है। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि व्यक्ति अपने अधिकारों के पालन सुनिश्चित करने अथवा अधिकारों की रक्षा करने के लिए व्यक्ति किसकी शरण ले सकता है? तो बच्चों वो जो है उच्च यानी कि न्यायालय की शरण ले सकता है। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया था? बच्चों ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वैसे तो मैं आपको बता दूं सभी जो हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ जो हैं आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगला है किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है? तो बच्चों ये जो है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि जो है अधिनियम के द्वारा जो है 2002 में 6 से 14 साल तक के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया था। अगला है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बालक को खान कारखाने आदि में कार्य करने को बाल श्रम के तहत निषेध किया गया है? तो बच्चों ये जो है अनुच्छेद 24 में वर्णित है। अगला है बेगारी प्रथा किस अनुच्छेद के तहत अवैध है? तो बच्चों ये जो है अनुच्छेद 23 के तहत अवैध है। अगर आपसे बच्चों पूछा जाए कि बेगारी प्रथा किस अनुच्छेद के तहत अवैध है, तो बच्चों ये जो है अनुच्छेद 23 के तहत अवैध है। अगला है कि सिखों को धर्म का अंग मानकर कृपाण रखने की अनुमति किस अनुच्छेद द्वारा दी गई थी? तो बच्चों ये जो है अनुच्छेद 25 के द्वारा दी गई थी।
आई होप कि बच्चों आपको वीडियो जो है आपको पसंद आ रही होगी, और आपको जो है ये प्रश्न जो दिए जा रहे हैं आपको ये जो है बिल्कुल आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जो है समझ ही रहे होंगे कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आप जो है वीडियो को अच्छे से पूरी देखिए। आज मैं जो है आपको इन सभी को जो है अच्छे से रटा के छोड़ूंगा, बिल्कुल समझा के छोड़ूंगा। तो ये जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आपको जो है एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है, बस आप इतना करिएगा। अगला है कि आजीविका या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19(6) में, यानी अनुच्छेद 19(6) में जो है वर्णित किस राज्य पर लागू नहीं होगा। तो बच्चों ये जो है जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा। अगला है कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। तो बच्चों ये मूल अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। तो बच्चों ये जो है मैं आपको सभी बता चुका हूँ कि मूल अधिकार कहाँ से ग्रहण किए गए हैं, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, और संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। तो बच्चों ये जो है आप उस वीडियो को जाकर देख लेंगे तो आपको जो है एक ही बार में सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर आपको अगर आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको जो है ये सब कुछ एक ही बार में याद हो जाएगा, फिर आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है। तो बच्चों जो है अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया है। अगला है कि मौलिक अधिकारों को स्थगित या निलंबित कौन कर सकता है। तो बच्चों जो है राष्ट्रपति कर सकता है। अगला है कौन से मूल अधिकार को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो बच्चों को जो है जीवन का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 21 में वर्णित है। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि मूल अधिकार को आपातकाल में, यानी किस मूल अधिकार को जो है आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता या नष्ट नहीं किया जा सकता, तो बच्चों है जीवन के अधिकार को, जो कि अनुच्छेद 21 में वर्णित है। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसे प्राप्त है। तो बच्चों अगर मूल अधिकारों में कोई जो है अगर संशोधन कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ संसद कर सकता है। अगला है अनुच्छेद 32 में क्या वर्णित है। तो बच्चों अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार वर्णित है। अगला है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को क्या बताया था। तो बच्चों इन्होंने जो है संविधान का हृदय तथा आत्मा बताई थी। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को क्या बताया था, तो बच्चों उन्होंने जो है संविधान का हृदय तथा आत्मा बताया था। अगला है मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित हैं। तो बच्चों ये जो है भाग 4 में वर्णित है। अगला है कि मूल कर्तव्य संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़े गए थे। तो बच्चों ये जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। अगला है वर्तमान में संविधान द्वारा कितने मूल कर्तव्य निर्धारित हैं। तो बच्चों वो जो है 11 मूल कर्तव्य निर्धारित हैं। अगला है कि किस समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। तो बच्चों मूल कर्तव्य जो है सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के द्वारा जो है जोड़े गए थे। अगला है मूल कर्तव्यों की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। तो बच्चों ये जो है सोवियत संघ से ली गई है। बच्चों सोवियत संघ जो है पहले जो है 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, लेकिन जब शीत युद्ध चल रहा था जो कि 1945 में शुरू हुआ था, और 25 दिसंबर 1991 को जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था, जिसे शीत युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में कोल्ड वार कहते हैं। तो बच्चों 25 दिसंबर 1991 को जो सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिसमें से जो है 15 गणराज्य अलग हो गए, लेकिन इनमें जो है सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा बना था। तो बच्चों वो जो है रूस बना था। इसके बच्चों जो है 3 बड़े गणराज्य थे, एक था रूस, एक यूक्रेन और एक बेलारूस। अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्ण संविधान के किस भाग में है। तो बच्चों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्ण जो है संविधान के किस भाग में है। तो बच्चों ये जो है भाग 4 में है। अगला है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के
संविधान से प्रेरित हैं? तो बच्चों नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं या लिए गए हैं। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो बच्चों वो जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो बच्चों भारत की विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 51 है। अगला है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? तो बच्चों राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है यानी कौन भाग लेता है? तो संसद के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन बच्चों राष्ट्रपति जिन 12 सदस्यों को जो है मनोनीत करता है राज्यसभा में, वो जो है इसमें भाग नहीं लेते हैं। अगला है कि संसद के अधिवेशन को बुलाने एवं समाप्त करने की शक्ति किसमें निहित है? तो बच्चों ये जो है राष्ट्रपति में निहित है। अगला है अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकता है? तो बच्चों वो जो है यानी कि अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकता है? तो बच्चों वो जो है जब संसद का अधिवेशन ना चल रहा हो। अगला है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो बच्चों मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है कौन दिलाता है? तो बच्चों वो जो है राष्ट्रपति दिलाता है। और बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो बच्चों वो जो है अनुच्छेद 143 के तहत प्राप्त है। बच्चों एक बार और रिपीट कर लीजिए कि यानी कि बच्चों उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो बच्चों जो है अनुच्छेद 143 के तहत प्राप्त है। अगला है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो बच्चों ये जो है उद्योग घोषणा लिख गई है। तो बच्चों ये जो है आपको क्या करनी है? घोषणा आपको जो है बच्चों इसे जो है क्या करना है? आपको इसे जो है घोषणा कर लेना है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आपको जो है ये जो है अच्छे से याद कर लेना है। तो वो सब बच्चों इसको जो है क्या करना है? आपको इसको जो है क्या करना है? घोषणा कर लेना है। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि अब तक देश में कितनी बार आपातकाल घोषित किया जा चुका है? तो बच्चों अब तक जो है भारत में 3 बार आपातकाल घोषित किया जा चुका है। भारत में जो है बच्चों सर्वप्रथम जो है 1975 में जो है पहले क्या हुआ था? आपातकाल जारी हुआ था, जो कि इंदिरा गांधी ने किया था, जो कि हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। अगला है किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता सिद्ध होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो बच्चों वो जो है अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। बच्चों एक बार दोबारा देखिए कि किस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता सिद्ध होने पर, तो बच्चों राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता सिद्ध होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो बच्चों वो जो है अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। अगला है राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत किस प्रकार का आपातकाल घोषित कर सकता है? तो बच्चों राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 360 के तहत जो है किस प्रकार का आपातकाल घोषित कर सकता है? तो बच्चों वो जो वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है? तो बच्चों राष्ट्रपति को जो है राज्यसभा में जो है 12 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है। तो बच्चों उसमें जो है 12 सदस्य कौन कौन से होते हैं? तो बच्चों वो जो है या तो वो कला के क्षेत्र में हो, या साहित्य के क्षेत्र में हो, या समाज सेवा के क्षेत्र में हो, उन्हें जो है बच्चों राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अगला है कि राष्ट्रपति को लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है? तो बच्चों राष्ट्रपति को जो है लोकसभा में जो है 2 सदस्य यानी कि एंग्लो इंडियन को जो है मनोनीत करने का अधिकार है। लेकिन बच्चों अब जो है वर्तमान में से जो है हटा दिया गया है। तो बच्चों एंग्लो इंडियन कौन होते थे? बच्चों एंग्लो इंडियन जो है वो होते थे
कि माँ भारत से हो या और पिता यानी कि कहाँ से हो, इंग्लैंड से हो, या फिर माँ इंग्लैंड से हो और पिता भारत से हो, तो उन्हें जो है एंग्लो इंडियन कहा जाता था। अगला है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो बच्चों राष्ट्रपति को जो है शपथ कौन दिलाता है, तो बच्चों वो जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। तो बच्चों अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो बच्चों राष्ट्रपति जो है त्यागपत्र को जो है उपराष्ट्रपति को सौंपता है, और बच्चों उपराष्ट्रपति जो है अपने त्यागपत्र को जो है राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला है कि 2007 में प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में कौन निर्वाचित हुई थी। तो बच्चों वो जो है श्रीमती प्रतिभा पाटिल हुई थी। अगला है कि ऐसे राष्ट्रपति जो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए। तो बच्चों ये जो है बीबी गिरी हुए थे। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि बच्चों ये वर्तमान गलती से लिखा है, आपको वर्तमान नहीं करना है, क्योंकि आप जानते हैं वर्तमान के हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, वो है द्रौपदी मुर्मू है। लेकिन बच्चों इसमें जो है आपके लिए एक प्रश्न है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विपक्ष में पहली महिला प्रत्याशी कौन थी। तो बच्चों वो जो है कौन थी, यानी कि कौन थी बच्चों, वो जो है वो थी मीरा कुमार। अगला है बच्चों आपको जो है वो कुमारी नहीं करना है, वो कुमार ही है। अगला है ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध इस पद पर निर्वाचित हुए थे। तो बच्चों वो जो है नीलम संजीव रेड्डी थे। अगला है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो बच्चों वो जो उपराष्ट्रपति होता है। तो बच्चों मैं अभी आपको जो है वो पहले भी बता चुका था कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो वो उपराष्ट्रपति होता है। अगला है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं। तो बच्चों उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। अगला है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो बच्चों मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जिसका मुखिया यानी कि मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अगला है कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है। बच्चों अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो भी वो व्यक्ति जो है मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है। तो बच्चों वो जो 6 महीने तक रह सकता है। अगला है कि श्रीमती इंदिरा गांधी प्रथम बार प्रधानमंत्री बनी तब किस सदन की सदस्य थी। तो बच्चों वो जो है राज्यसभा की सदस्य थी। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि वह प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो बच्चों वो जो है कौन कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव और एच.डी. देवेगौड़ा थे। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि वह प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, तो बच्चों वो कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव और एच.डी. देवेगौड़ा। अगला है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी। तो बच्चों प्रथम प्रधानमंत्री थे कौन थे, जिन्होंने गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तो बच्चों वो कौन थे बच्चों, वो है मोरारजी देसाई थे। अगला है कि किस पूर्व प्रधानमंत्री को युवा तर्क भी कहा जाता है। तो बच्चों वो जो है चंद्रशेखर को कहा जाता है। अगला है कि एक कार्यकाल में सबसे कम समय प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन थे। तो बच्चों वो जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो कि पहली बार में जो है मात्र 13 दिन तक क्या रहे थे, प्रधानमंत्री रहे थे। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे। तो बच्चों सबसे कम आयु में जो है प्रधानमंत्री बने व्यक्ति कौन थे। तो बच्चों वो जो है राजीव गांधी थे, जो कि इंदिरा गांधी के बेटे थे। तो बच्चों राजीव गांधी जो है 39 वर्ष की आयु में जो है भारत के प्रधानमंत्री बने थे। अगला है कि अविश्वास प्रस्ताव हटाने द्वारा यानी कि वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे। तो बच्चों अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे। तो बच्चों वो जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। अगला है कि एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया था। तो बच्चों एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो कि कभी लोकसभा
का उन्होंने जो है कभी सामना नहीं किया था। तो वो कौन थे? वो थे चौधरी चरण सिंह। अगला है बच्चों कि एकमात्र प्रधानमंत्री जिनका जन्मदिन प्रति 4 वर्ष उपरांत यानी 4 वर्ष के बाद आता था, तो बच्चों वो किसका आता था? तो बच्चों वो जो मोरारजी देसाई का आता था, जो कि 29 फरवरी को आता था। तो बच्चों आप जानते ही हैं कि 29 फरवरी जो है 4 साल में एक बार आता है। अगला है कि संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो बच्चों संविधान में जो है उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है। अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है, तो बच्चों वो जो है उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है। अगला है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो बच्चों भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और ये जो है जब तभी जो है बच्चों ये जो है भारत के गृह मंत्री भी बने थे। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो बच्चों वो जो है मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो बच्चों वो जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो बच्चों वो जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। बच्चों इसी में आपको बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा के जो है सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो बच्चों वो जो है मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल की यानी कि मुख्यमंत्री की सलाह पर जो है राज्यपाल जो है उनकी नियुक्ति करता है। अगला है कि मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो बच्चों मंत्रिमंडल की अध्यक्षता जो है कौन करता है? वो प्रधानमंत्री करता है। अगला है कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद के गठन संबंध में क्या व्यवस्था की गई थी? तो बच्चों ये जो है इसमें क्या व्यवस्था की गई थी? तो बच्चों मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 15% तक होगी, ये जो है इसमें व्यवस्था की गई थी। अगला है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो बच्चों संविधान में जो है मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग जो है अनुच्छेद 352 में हुआ है। अगला है कि राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य होते हैं? तो बच्चों राज्यसभा में जो है वर्तमान में 245 सदस्य होते हैं। अगला है कि संविधान की कौन से अनुसूची में राज्यसभा के लिए सीटों का क्षेत्रवार विभाजन किया गया? तो बच्चों जो चौथी अनुसूची में किया गया था। अगला है कि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो बच्चों ये जो है विधानसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है। बच्चों एक बार और रिपीट कर लीजिए कि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो बच्चों वो जो है विधानसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य किस राज्य से चुने जाते हैं? तो बच्चों राज्यसभा में जो है सर्वाधिक सदस्य जो है उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं, जो कि 31 सदस्य चुने जाते हैं। अगला है कि राज्यसभा सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो बच्चों राज्यसभा में सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो जो है बच्चों 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्ष के लिए किया जाता है? बच्चों तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है 6 वर्ष के लिए किया जाता है। बच्चों मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा जो है स्थायी जो है क्या है सदन है, और जो आपका जो लोकसभा है वो अस्थाई सदन है। तो बच्चों ये जो राज्यसभा जो है आपका जो है ये बड़ों का सदन है, और ये इसमें जो है बच्चों इसे जो है कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। अगला है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसके कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद पद से निर्वाचित हो जाते हैं? तो बच्चों इसमें जो है 1/3 सदस्य जो है 2 वर्ष बाद निर्वाचित हो जाते हैं। अगला है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो बच्चों राज्यसभा का पदेन सभापति जो है उपराष्ट्रपति होता है। तो बच्चों इसमें जो है गलती से टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो बच्चों इसमें जो है आपको क्या करना है, इसमें जो है बच्चों आपको जो है उपराष्ट्रपति करना है। आपको इसमें जो है राष्ट्रपति नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति करना है। हमारा अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार राज्यसभा को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो बच्चों
अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन का अधिकार जो राज्यसभा को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो बच्चों जो है अनुच्छेद 312 के तहत प्राप्त है। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व कब घोषित करने का अधिकार किस सदन को है? तो बच्चों वो जो है राज्यसभा को है। अगला है कि वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बच्चों वो जो है 545 है। अगला है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो बच्चों लोकसभा में जो है अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो बच्चों वो जो है 84 सीटें जो है क्या है निर्धारित हैं। तो बच्चों अनुसूचित जातियां कौन सी होती हैं? तो बच्चों वो जो है वो जो SC OBC की होती हैं। और अगला है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? तो बच्चों जनजातियों में जो है ST वाले लोग आ जाते हैं। तो बच्चों इसमें जो है बच्चों कितनी सीटें जो है आरक्षित होती हैं? बच्चों वो जो है 47 सीटें आरक्षित होती हैं। अगला है कि लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो बच्चों वो जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। तो बच्चों मैंने जो है अभी आपको बताया था कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी वर्ष आयु होनी चाहिए? तो बच्चों वो जो 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी आयु चाहिए? तो बच्चों वो जो है 25 वर्ष चाहिए। इसीलिए जो है लोकसभा को जो है बड़ों का यानी कि उसे जो है क्या कहा जाता है? सदन भी कहा जाता है। अगला है कि वर्तमान में लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की संख्या का निर्धारण किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? तो बच्चों जो है 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। अगला है कि लोकसभा की यह सदस्य संख्या कब तक यथावत रहेगी? तो बच्चों जो है 2026 तक यथावत रहेगी। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि लोकसभा के प्रथम चुनाव कब संपन्न हुए? तो बच्चों लोकसभा के प्रथम चुनाव जो है 1952 में संपन्न हुए थे। अगला है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बच्चों लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो है गणेश वासुदेव मावलंकर थे। अगला है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बच्चों लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है मीरा कुमार थी। तो बच्चों इन्हें जो है अध्यक्ष को जो है बच्चों हम स्पीकर भी कहते हैं। अगला है लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो बच्चों लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन के आहूत कौन करता है? तो बच्चों ये जो है राष्ट्रपति करता है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है? तो बच्चों वो जो है अनुच्छेद 108 में है। अगला है कि किस विधेयक के संबंध में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान नहीं है? तो बच्चों वो जो वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक का अधिकार नहीं है। अगला है कि अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है? तो बच्चों अब तक जो है 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि संयुक्त अधिवेशन अब तक कितनी बार बुलाया जा चुका है? तो बच्चों को जो है 3 बार बुलाया जा चुका है। अगला है किसी साधारण विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिन तक रोके रख सकती है? तो बच्चों किसी साधारण विधेयक को राज्यसभा जो है अधिकतम कितने दिन तक रोके रख सकती है? तो बच्चों वो जो है 6 माह तक रोके रख सकती है यानी कि 6 महीने तक। अगला है कि वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोके रख सकती है? तो बच्चों वित्त विधेयक को यानी कि राज्यसभा जो है 14 दिन तक रोके रख सकती है। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो बच्चों ये जो है लोकसभा का अध्यक्ष इसका निर्णय करता है, जो कि अनुच्छेद 109 में भी दिया गया है। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि धन विधेयक है या नहीं, यानी कि बच्चों कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्धारण कौन करता है? तो बच्चों इसका निर्धारण जो है लोकसभा का अध्यक्ष कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, जो कि अनुच्छेद 109 में वर्णित है।
बच्चों मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ये जो है आपको वीडियो में कमेंट करके, जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला है कि धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति के बिना लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता? तो बच्चों ये जो है राष्ट्रपति की अनुमति के बिना पेश नहीं किया जा सकता। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति के बिना लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता, तो बच्चों जो है ये जो है राष्ट्रपति की अनुमति के बिना पेश नहीं किया जा सकता। प्रभु बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो बच्चों संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो बच्चों ये जो है अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। बच्चों अब हमारा अगला प्रश्न है कि प्रति वर्ष वित्त मंत्री बजट किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत करते हैं? तो बच्चों प्रति वर्ष वित्त मंत्री बजट जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है प्रस्तुत करते हैं? तो बच्चों जो अनुच्छेद 112 के तहत जो है वित्त बजट को प्रस्तुत करते हैं। अगला है कि सरकार के वित्तीय खर्चों की लेखा परीक्षा कौन सी समिति करती है? तो बच्चों ये जो है लोक लेखा समिति जो है करती है। अगला है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो बच्चों लोक लेखा समिति में जो है यानी कि बच्चों जो है 30 सदस्य होते हैं। बच्चों ये जो है गलती से लिख गया है, इसमें जो है 30 सदस्य होते हैं, तो आपको ये जो है 30 सदस्य करने हैं। इसमें जो है 15 सदस्य लोकसभा से तथा 15 सदस्य जो है राज्यसभा से होते हैं। अगला है कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो बच्चों प्राक्कलन समिति में जो है 30 सदस्य होते हैं। इसमें में जो है 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं तथा 15 सदस्य जो है राज्यसभा से होते हैं। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो बच्चों ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो बच्चों वो जो है राष्ट्रपति करता है। अगला है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसे सौंप सकते हैं? तो बच्चों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को ही सौंप सकते हैं, अन्यथा किसी को नहीं सौंप सकते। अगला है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति आयु क्या होनी चाहिए? तो बच्चों वो जो है 65 वर्ष, यानी कि ये जो है बच्चों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की चाहिए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए उच्च न्यायालय की, तो बच्चों वो जो है कितनी होनी चाहिए? 62 वर्ष। बच्चों अगला है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होनी चाहिए? तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया था, आप देख सकते हैं, तो वो कितने होती है? 62 वर्ष। अगला है कि न्यायाधीशों का वेतन किस निधि से दिया जाता है? तो बच्चों न्यायाधीशों का वेतन जो है भारत की संचित निधि से दिया जाता है। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो बच्चों वर्तमान में जो है उच्चतम न्यायालय के जो है न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो बच्चों वो जो है कितनी है? 31 है। तो बच्चों इसमें जो है मुख्य न्यायाधीश को भी मिलाया जाता है। अगला है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो बच्चों स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है हीरालाल जेकानिया थे। अगला है कि उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो बच्चों उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश जो है मीरा साहेब फातिमा बीवी थी। अगला है कि किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक संख्या है? तो बच्चों उच्चतम न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की सर्वाधिक संख्या जो है किस में है? तो बच्चों वो जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है। अगला है कि भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो बच्चों वो जो है सिक्किम के उच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज़्यादा कम है। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो बच्चों भारत की पहली महिला न्यायाधीश अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन थी? अन्ना चांडी थी। बच्चों या इन्हें जो है बच्चों अन्ना जॉर्ज भी कहा जाता है। अगला है कि किसी उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य महिला न्यायाधीश कौन थी? तो बच्चों किसी उच्च न्यायालय की पूछा है बच्चों, इसमें जो है तो प्रथम मुख्य महिला
न्यायाधीश कौन थी? तो बच्चों वो जो है श्रीमती लीला सेठ थी, जो कि हिमाचल प्रदेश की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। अगला है कि राष्ट्रपति और न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों ये जो है महाभियोग के नाम से जाना जाता है। बच्चों महाभियोग जो है राष्ट्रपति और न्यायाधीश दोनों पर लगाया जाता है। अगला है कि सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था? तो बच्चों सर्वप्रथम जो है उच्चतम न्यायालय के कौन से बच्चों कौन से न्यायाधीश के जो है विरुद्ध महाभियोग लाया गया था? तो बच्चों ये जो है बी रामास्वामी के विरुद्ध लाया गया था। अगला है कि कोलकाता उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था? तो बच्चों वो जो है सौमित्र सेन के जो है विरुद्ध महाभियोग लाया गया था। बच्चों अगर आपसे आपने देखा है इसमें जो है इसमें पूछा है कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अगर और पहला था कि कौन था बच्चों? पहला था कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। अगला है कि 2011 में सिक्किम उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश ने महाभियोग सुनवाई से पहले ही अपना त्यागपत्र दे दिया था? तो बच्चों वो जो है पीडी दिनकरण ने दे दिया था। अगला है कि लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो बच्चों लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ जो है न्यायालय को कहा जाता है। अगला है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित रिट कौन जारी करता है? तो बच्चों मौलिक अधिकारों से संबंधित रिट जो है कौन जारी करता है? तो बच्चों वो जो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों ही करते हैं। अगला है कि किसी नागरिक को गिरफ्तार किए जाने पर 24 घंटे की अवधि में उसे अपने समक्ष उपस्थित किए जाने के लिए न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है? तो बच्चों वो जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी करता है। अगला है कि न्याय की पुनर्विलोकन या सक्रियता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो बच्चों न्यायिक पुनर्विलोकन या सक्रियता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो बच्चों वो जो है अमेरिका से लिया गया है। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का आशय क्या है? तो बच्चों न्यायिक पुनर्विलोकन का आशय जो है संसदीय एवं विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों को असंवैधानिक पाए जाने पर अवैध घोषित करना है। तो बच्चों न्यायिक पुनर्विलोकन का आशय क्या है? तो बच्चों इसमें इसका आशय है कि संसदीय एवं विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों को असंवैधानिक पाए जाने पर अवैध घोषित करना। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अभिलेख न्यायालय की व्यवस्था है? तो बच्चों संविधान के एक अनुच्छेद 129 में जो है अभिलेख न्यायालय की व्यवस्था है। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि अभिलेख न्यायालय से क्या आशय है? तो बच्चों अभिलेख न्यायालय से क्या आशय है? तो बच्चों अभिलेख न्यायालय में है कि उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के सभी निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे और न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार है। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो बच्चों जो 99 संविधान संशोधन के द्वारा अधिनियम के द्वारा 2014 में किया गया था, यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसे हम NJAC भी कहते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित कब किया गया था? तो बच्चों वो जो है 16 अक्टूबर 2015 को किया गया था। अगला है कि किसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है परंतु मतदान करने का अधिकार नहीं है? तो बच्चों वो जो है महान्यायवादी को इसमें जो है कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। अगला है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे कहा गया है? तो बच्चों वो जो है महान्यायवादी को कहा गया है। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि महान्यायवादी के पद पर नियुक्ति के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए या हो है? तो बच्चों वो जो है वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। अगला है कि केंद्र व राज्य सरकार के लेखों का लेखा
परीक्षण कौन करता है? तो बच्चों जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कितने समय के लिए की जाती है? तो बच्चों ये जो है 6 वर्ष के लिए की जाती है, जिसकी आयु 65 वर्ष की आयु तक हो। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि कैग को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग किसके समान है? तो बच्चों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विहित प्रक्रिया के समान है। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो बच्चों राज्य का संवैधानिक प्रधान जो है कौन होता है? तो बच्चों वो जो है राज्यपाल होता है। और बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो बच्चों वो जो है प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो बच्चों राज्यपाल को शपथ जो है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है उसे शपथ दिलाता है। अगला है कि राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो बच्चों वो जो है राष्ट्रपति के समक्ष जो है क्या धारण करता है? पद धारण करता है। बच्चों अगला प्रश्न है कि किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो बच्चों किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो सबसे पहले बच्चों वो जो है सरोजिनी नायडू बनी थी, जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। अगला है कि राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य सरकार से परामर्श की सिफारिश किसने की थी? तो बच्चों वो जो है सरकारिया आयोग ने की थी। बच्चों अगला प्रश्न है कि सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? तो बच्चों जो है 1983 ईस्वी में किया गया था। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि सरकारिया आयोग गठन करने का विषय क्या था? तो बच्चों जो है केंद्र और राज्य से संबंधित था। अगला है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो बच्चों बलवंत राय मेहता समिति का जो संबंध जो है पंचायती राज से है। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो बच्चों मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 163 के तहत की जाती है। अगला है कि किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बच्चों प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है बच्चों सुचेता कृपलानी थी, जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। अगला है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो बच्चों योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। अगला है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो बच्चों नीति आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। अगला है कि दल बदल रोकने के लिए 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो बच्चों ये जो है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 ईस्वी में जोड़ी गई थी। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय विकास परिषद का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो बच्चों भारतीय विकास परिषद का स्थायी अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो बच्चों संघ लोक सेवा आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 315 के तहत किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो बच्चों अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगला है कि देश के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो बच्चों देश के प्रथम चुनाव आयुक्त जो है सुकुमार सेन थे। अगला है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो बच्चों जो है संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस राज्य में लोकायुक्त की स्थापना की गई थी? तो बच्चों वो जो है सर्वप्रथम जो है लोकायुक्त की स्थापना जो है महाराष्ट्र में की गई थी। अगला है कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो बच्चों योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 में किया गया था। अगला है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो बच्चों नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो है अरविंद पनगड़िया थे। अगला है कि प्रथम भाषा आयोग का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो बच्चों प्रथम भाषा आयोग का गठन जो है किसके नेतृत्व में किया गया था? तो बच्चों वो जो है बीजी खेर के आयोग में किया गया था। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है
कि 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कहाँ से किया था? तो बच्चों ये जो है नागौर राजस्थान में किया था। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि मंडल आयोग ने अपनी सिफारिश कब प्रस्तुत की थी? तो बच्चों मंडल आयोग ने जो है अपनी सिफारिश 1980 में की थी। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की थी? तो बच्चों मंडल आयोग ने जो है पिछड़ी जातियों को जो है कितने प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की थी? तो बच्चों वो जो है 27% आरक्षण देने की सिफारिश की थी। अगला है कि न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया? तो बच्चों जो है 1953 में बनाया गया था। अगला है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब लागू किया गया? तो बच्चों राज्य पुनर्गठन आयोग जो है 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था। अगला है भारत में आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल कब घोषित किया गया था? तो बच्चों भारत में आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल जो है 25 जून 1975 को लागू किया गया था। बच्चों अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर का राज्य को विशेष दर्जा दिया गया? तो बच्चों वो जो है अनुच्छेद 370 के तहत दिया गया था। अगला है कि कुछ विशेष राज्यों को स्वायत्तता किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त हुई थी? तो बच्चों जो है अनुच्छेद 371 के तहत प्राप्त हुई थी। अगला है कि किस विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के एक गैर सदस्य द्वारा की जाती है? तो बच्चों वो जो है राज्यसभा। अगला है कि किस विधायी सदन को समाप्त या उत्सर्जित किया जा सकता है? तो बच्चों वो जो विधान परिषद को किया जा सकता है। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो बच्चों वो जो है राष्ट्रपति करता है। तो बच्चों आज की जो वीडियो है हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको बच्चों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।